जय माँ गायत्री। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि कल मैंने अपने पहले वीडियो में आप सभी लोगों से ये कहा था कि हम एक शुरुआत कर रहे हैं कि हम अपने इस बीपीएससी की जर्नी को आगे ले जाएंगे और आप सभी के सतत प्रयास से हम इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो आज हमारे इस प्रयास का पहला दिन है और हम आज से एक शुरुआत कर रहे हैं, और जो कि अभी आधुनिक भारत के इतिहास को हम इस बुक से, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, शायद आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा, पर हम बता दें कि आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके लेखक हैं एस.के. पांडे, से हम अभी आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे कि कैसे भारत में पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो इन लोगों के आने का क्या क्रम रहा और कैसे ये लोग आए, भारत में क्या क्या हुआ, भारत में ये लोग अपना व्यवसाय शुरू किए, और ये सारी चीज़ें हम लोग इस बुक से पढ़ेंगे। और जो एक आधुनिक भारत के इतिहास के लिए, जो मुझे, जैसा कि मैंने पढ़ा है अभी तक, तो मुझे एक अच्छा ये लगा इससे कि हाँ, अच्छी जानकारी मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि इससे ये जानकारी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं और अपने बताऊं, क्योंकि इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर हो चुकी हूं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इस किताब को पढ़ने के बाद, कि इससे बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं, कि बहुत परीक्षा में बहुत मदद मिला है। तो इसलिए हम आप लोग के साथ भी इसके वो कर रहे हैं कि हम लोग इससे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि मैं इससे भी पढ़ रही हूँ। और बाकी भी जो बुक लिस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बाद में, कि हाँ किस किस बुक से मैंने पढ़ा है, क्या ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो अभी जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं इसको एक बार अभी आज सुबह कुछ पार्ट इसके मैं पढ़ चुकी हूँ, पर मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई दोस्तों, थोड़ा सा टाइम का अभाव था मेरे पास। तो अभी इस टाइम पे, जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो घर पे भी सारे काम और सारी चीज़ों को करने के बाद से अभी थोड़ा सा जो फुर्सत का टाइम है, तो मैं उस टाइम पे सोची कि मैं वीडियो भी बना लूँ और एक बार से मैंने सुबह में जो पढ़ाई की है मैं उसका रिवीजन भी कर लूँ। तो इसलिए मैं फिर अभी उसका रिवीजन भी क्योंकि रिवीजन ही है जिससे कि चीज़ें याद होती हैं। हम एक बार पढ़ लिए तो और फिर सोचे कि चलो ठीक है, अब तो हमने पढ़ लिया, मेरा तो सिलेबस ख़त्म हो गया, अब तो मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ मैं सिलेबस ख़त्म कर ली तो हमारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई और फिर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सामने आएंगे तो हम लोग उसका आंसर दे देंगे। क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया और जाके दिमाग में फिट हो गया कि हाँ चलो मैंने ये इस बुक से ये पढ़ा था और आज अभी हम उसका आंसर दे देंगे। नहीं होता है वो, उसको बार बार रिवीजन, मतलब मेरा जो अपना मानना है कि हम पढ़ते एक बार हैं और रिवीजन उसका 2 बार 3 बार 4 बार करें, और तब तक करें जब तक कि हमें वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ ना जाए कि ये कैसे, कहाँ से है, कैसे मैंने पढ़ा है, कहाँ पे है। कल एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों तो पेपर हमारे सामने आए तो मुझे ये दिख जाए कि अरे ये तो मैं आधुनिक भारत के इतिहास में फला पन्ने पे ये चीज़ पढ़ी थी। तो उस टाइम पे ना हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, और हम जो भी आंसर लिखते हैं वो सटीक तरीके से लिख के आते हैं कि हाँ ये है, कंफर्म है। उसमें अपने मन की भी संतुष्टि होती है कि हाँ मैंने जो लिखा है वो कंफर्म है, वो सही है, कि हाँ ये उसका आंसर है। तो इसलिए हमें रिवीजन भी करना है और बार बार करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपना सिलेबस, क्योंकि ये जो बीपीएससी का या यूपीएससी का जो भी ये सिलेबस है ना, ये ऐसा नहीं है कि अनंत है, अनंत नहीं है। जो है, हम रिसोर्सेज बेशक कम रखें, बुक लिस्ट जो है हमारी बेशक कम हो, लेकिन उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो वो
कहीं ना कहीं से चीज़ें जब मुझे अच्छे से याद हो जाएंगी तो उससे ज़्यादा, उससे बाहर से वो क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, क्वेश्चंस भी उतने से ही आते हैं। तो बस ज़रूरत है, तो जिसको पढ़ना है उसको एक अच्छे स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है। दो ही चीज़ मुख्य है कि हमारे स्ट्रेटजी जो हो वो बढ़िया हो और फिर हमारा रिवीजन जो हो वो एकदम तरीके से हो, तभी हम इस जर्नी को सफल बना पाएंगे। अन्यथा इस तरह से अथक प्रयास करते रह जाएंगे और हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम जो भी करें वो सोच समझ के करें, क्योंकि जब जो कहते हैं ना कि बहुत होड़ है, बहुत भीड़ है, तो एक भीड़ के साथ तो सब चल रहे हैं, भीड़ में तो सब चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चल रहे हैं और हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भीड़ में तो लाखों, पता नहीं 1,000-1,200 सीट आते हैं। अभी इस बार तो थे ज़्यादा, नहीं तो हर बार तो कम आते हैं, 300-350 के सीट आते हैं और फॉर्म फिल होते हैं लाखों में। तो उस लाखों की भीड़ से हमें एक सीट तक पहुंचना है, एक सीट पे जाके बैठना है। तो उसके लिए हम उस भीड़ से कुछ तो अलग चलेंगे, तब तो जाके हम उस सीट को प्राप्त कर पाएंगे ना। क्योंकि हम उस भीड़ के ही हिसाब से कदम में कदम मिला के चलेंगे तो हम अपने स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हमें अथक प्रयास करते हुए, बहुत मेहनत करते हुए स्मार्ट एक रणनीति जो है उसको बना के और हमको अपने स्थान पे जाना है। तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम मेहनत करें और आप मेरे साथ साथ मेरे जर्नी को देखते हुए शायद आप लोगों को भी हिम्मत मिले और आप लोग भी उस मेहनत को करें, और क्योंकि सफल हों। आज के टाइम में, आज के समय में सफलता ही है कि जो हमको एक अलग पहचान में दिलाएगी। ऐसा नहीं है कि अलग, हर आदमी कॉमन है, हर आदमी कॉमन है। पर अभी आप, मैं, कोई भी अगर बाहर जाते हैं, कोई दिखता है तो सोचते हैं अरे ये तो फला आदमी है, अरे वो हम लोगों के जैसे ही है, लेकिन उसने कुछ अलग मेहनत किया है, कुछ अलग किया है, तो जाके आज एक अपनी अलग पहचान बनाई है। तो इसलिए चलें हम भी अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए एक मेहनत करें और आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को कि हमने कैसे ये पढ़ना है हमें। तो ये आज का आधुनिक भारत का इतिहास जिसको हमने शुरू किया, इसको यहाँ यूरोपियन कंपनी का आगमन पढ़े हम, और फिर इसके बाद पुर्तगीज कब आए, फिर पुर्तगीज के समय में कौन कौन भारत में आया, फिर यहाँ का गवर्नर बना, फिर उसके बाद यहाँ का किसको, जैसे कि अभी इसमें बताया गया है कि जो यहाँ का पुर्तगीज शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था, जिसको यहाँ का उसने यहाँ पे अपना वर्चस्व बनाया, वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। और फिर उसने गोवा में युद्ध किया आदिल शाही सुल्तान से और गोवा को जीत लिया, और फिर वहाँ पे अपना वो स्थापित करके अपना कारोबार बढ़ाता गया। फिर नीनो डी कुन्हा आए, फिर इसके बाद से ये लोग धीरे धीरे अपना कार्यभार बढ़ाते गए। फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर ये कौन कौन सा एक्ट आया, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद से ड्रेन आए, फिर फ्रांसीसी आए, तो ये सब लोग आते गए और फिर किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो आज तो बस हम लोग इसके एक पाठ के बारे में हम लोग जैसे कि वो कर रहे हैं, और ये जैसे कि मुझे सन याद करने में दिक्कत होता है तो मैं इन चीज़ों को अपने हाथ पे ऐसे नोट करके और फिर मैं कोई काम करते रहती हूँ और उसमें इन चीज़ों को मैं याद करते रहती हूँ कि मुझे वो चीज़ें याद हो जाए। तो जैसे कि हम जो पढ़ते जाते हैं फिर साथ में ही हम उसका नोट्स भी बनाते रहते हैं,
और उस नोट्स के हिसाब से हम फिर उसको रिवीजन करते रहते हैं। जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती हैं उसको मैं हाथ पे लिख के या छोटे से उस पे लिख के और फिर मैं उसको बार बार याद करने की कोशिश करती हूँ कि जो जितने सन हैं वो मुझे याद हो जाएं कि कौन किस सन में आया था, किस शताब्दी में आया था। तो इसके लिए हम ये ट्रिक अपनाते हैं कि मैं छोटे छोटे उस पे कागज़ पे लिख के, किचन में काम कर रहे हैं तो वहाँ रख लिए, वहाँ याद करते रहते हैं। क्योंकि याद करना ही तो ऐसे इतना टाइम नहीं मिलता है, घर भी देखना होता है, बच्चे को भी देखना होता है। तो याद करने के लिए तो जैसे हम रख लेते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं, 2 4 10 बार में याद हो जाता है कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है। फिर 2 4 दिन बाद फिर कभी नोट्स रहता है तो नोट्स को हम अपना देख लेते हैं कि हाँ ये पढ़े थे, उसको ऐसे याद करना है, या ये पढ़े थे एक बार उसको पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। और 2 दिन 3 दिन में तो याद हो ही जाता है। तो इस तरह से हम अपना रिवीजन करते रहते हैं, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ ना रिवीजन करना भी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम रिवीजन करने के लिए अपना नोट करते रहते हैं, छोटे छोटे पुर्जे पे नोट करके किचन में रख लेते हैं, किचन में चिपका देते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि रोटी बना रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास भी होता है, तो ऑनलाइन क्लास में जैसे कि करंट पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट होता है उसको वही कागज़ पेन रख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट हुआ 1 मिनट के लिए रोक के और फिर हम उसको नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से टाइम का भी हो जाता है कि भाई घर का काम भी हो जाता है और भाई पढ़ाई भी हो जाती है। फिर रात के टाइम में होता है कि जब बच्चे सो जाते हैं, सब सारे लोग सो जाते हैं, सारा काम खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद उठ के पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपना कोर्स कंप्लीट करना की कोशिश करते हैं कि हम अपना जो इतना सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कर लें। बाकी फिर कंप्लीट करने के बाद उसका रिवीजन भी करना होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है। बस इसी तरह से हम अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं और हम आगे भी आप लोगों को दिखाएंगे, पूरे ब्लॉग में दिखाएंगे कि हाँ हम कैसे कैसे सुबह से लेके शाम तक का कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं। धीरे धीरे आप लोग मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। थैंक यू।